सुनिए क्या कह रहे हैं येदियुरप्पा। सभी विधायकों ने शपथ ले ली है। प्रताप गौड़ा ने शपथ ली, आनंद सिंह ने लिखी और एक बीजेपी के विधायक सोमशेखर रह गए थे, उन्होंने भी शपथ ले ली है। अब सुनिए येदियुरप्पा क्या कह रहे हैं। लोगों की जनादेश कांग्रेस को नहीं मिला, जेडीएस को भी नहीं मिला। येदियुरप्पा चूंकि कन्नड़ा में बोल रहे हैं, इसलिए हमारे एक साथी इसका हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। आपस में दोषित करते रहे, तुम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तुम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते करके आपस में झगड़ा करते रहे। इस प्रजातंत्र व्यवस्था में वो लोग कहाँ हैं, उसकी स्थान कहाँ है, लोगों ने निर्धारित किया है। ये सब आप लोग जानते हैं, मैं बोलने की जरूरत नहीं है। दोनों पक्ष चुनाव में हारने के बाद लोगों की जनादेश के खिलाफ अपनी अधिकार के लिए मौका देकर अपना मेलजोल बनाया। येदियुरप्पा ने तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली और मैं बोल रहा हूं आपको ये सब, और मुझे ध्यान आ रहा है कि हम तो उत्तर प्रदेश में जहां बत्ती जाती ही रहती है, जरा चेक करवाइए बत्ती कहां से गई है, लखनऊ से गई है कि नोएडा से गई है कि दफ्तर का ही मामला है। येदियुरप्पा विश्वास मत पेश करेंगे या नहीं करेंगे ये अभी सस्पेंस बाकी है, लेकिन लक्षण यही दिख रहे हैं। जिस तरीके से प्रताप गौड़ा और आनंद सिंह कांग्रेस के खेमे में वापस लौटे हैं, कांग्रेस के नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज है उसको देख के यही लग रहा है कि येदियुरप्पा के पास मैजिक नंबर 110 विधायक, प्रोटेम स्पीकर को हटा के 110 विधायकों की जरूरत है, वो फिलहाल नहीं दिख रहा है येदियुरप्पा का। इसीलिए जो भाषण है उसकी शुरुआत में ही वो सारे तर्क गिनाए जा रहे हैं जिनके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली और विधायकों को जुटाने का, समर्थन जुटाने का काम किया। येदियुरप्पा कह रहे हैं कि सारे लोग लड़ रहे थे आपस में, कोई सहमति नहीं थी और ऐसे में हमारी ये जिम्मेदारी थी कि हम राज्य को एक स्थायी सरकार दें और जनादेश की आकांक्षा के मुताबिक सरकार दें। सुनिए और क्या कह रहे हैं येदियुरप्पा। उसके लिए मैं अपना सर्वस्व त्याग करने को डिसाइड किया, निर्धारित किया। मैं इस सदन के द्वारा हमारे राज्य के लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं इस अन्नदाता किसान को पूरी तरह की मदद देने के लिए मैं तैयार हूँ। ये हम सब मिल के ये काम करेंगे। मैं सोचता हूँ ये हम सब की कर्तव्य है। हमें सिंचाई योजना को नहीं पूरा, हमने सिंचाई योजनाओं को पूरा करना नहीं हुआ, किसानों की समस्या को पूरी करने को हमें मौका नहीं मिला। पीने की पानी की समस्या है, लोग तरस रहे पीने के पानी के लिए। बेंगलुरु भी मिला के अनेक जगहों में शुद्ध पानी देने में हम असफल रहे। हम लोगों की समस्या के लिए अच्छी तरह स्पंदना नहीं कर रहे। जब ये लोग, किसान लोग, सभी लोग जब आंसू बहा रहे हैं, ऐसी स्थिति में चुनाव हो गया। लोगों ने इस परिस्थिति से सरकार की से आक्रोश व्यक्त करते हुए सरकार ने हमको लोगों ने हमको जनादेश दिया। पिछले 5 साल में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखा है। हमारी लड़ाई के द्वारा, लोगों के प्यार के द्वारा ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ और अन्याय आवाज कर दिला तो कन्नीर आती। हमने जब लोगों ने, जो किसानों ने
ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ जब लोगों ने आंसू बहार है उस समय मैं जाके उन लोगों को सहाय मदद देने के लिए मैं पहुंच गया। ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಬಡವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ लोगों को कार्मिक जनों को किसानों को जमीन दिलवाने के लिए मैंने कोशिश किया। ಯಾರು ಜೀತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ತಗೊಂಡು ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟ जो बॉन्डेड लेबर से उनके लिए लड़ाई करना, ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಚಳವಳಿ इस तरीके के ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳು मैं बहुत लड़ाई किया है, बहुत जंग लड़ा है। ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, राज्य के लोगों को सेवा करना चाहता हूँ, ಉಳಿಸಬೇಕು, किसानों को बचाता हूँ। ये सब मेरी ಅದಕ್ಕಾಗಿ उद्देश्य है। इसके लिए मैं अपने जीवन को समर्पित करने के लिए मैं तैयार। ಈ ನಾಡಿನ 6.5 ಕೋಟಿ ಜನ ರೈತರ ಕಣ್ಣೀರಿನ ವಸ್ತಿಯನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ 6.5 करोड़ लोग अपना आंसू बुझा के गौरव से जीना और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए मैं काम करने के लिए उनके अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆದ ಸಾಲ 1 ಲಕ್ಷ मैं सोचा था नेशनल बैंक का जो किसानों के ऋण माफ करना 1 लाख तक माफ करने का मैं सोचा था। ನೀರಾವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀರಾವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು 1.5 लाख लोगों को 1.5 लाख किसानों को पानी की व्यवस्था दिलवाना, खेती के लिए पानी की व्यवस्था देना, ये मैं सोचा। किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के मैं सोचा था। ಈ ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, सब किसान, पिछले हुए लोग, दीन दलित, सब लोग खुशी से जीना चाहिए। ಈ ನಾಡಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ हमारे राज्य के लोगों की समस्याओं को जानने के लिए मैंने 60-70 घरों में जाके उनके साथ बातचीत किया, उनके साथ बैठकर उनकी बात सुनकर समस्याओं को मैंने समझा। ಏನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೇನೆ। मैंने अपना कर्तव्य पालन किया है। ಕೇವಲ 5 ಅಡಿ ಅಗಲ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲ ಮಲಗಿದಾಗ 3-4-5 मैंने कुछ घरों में जाके सोया, वहाँ 6-7 लोग एक घर में रहते, वो कैसे जी रहे हैं, किस तरह खाना खा रहे हैं, मैंने उनकी तकलीफ समझा, उनके साथ मैंने भी सोया, बैठ गया और इसी तरह मैं लोगों की समस्याओं को समझा। 5 साल पहले 519 ಮೀಟರ್ನಿಂದ 524 ವರೆಗೆ ಏರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಮೇಲೂ ಸಹ अलामती डैम को मैंने बढ़ाने के लिए कोशिश किया, लेकिन अनुमति नहीं मिला। ತಕ್ಷಣ 524 ಮೀಟರ್ಗೆ ಏರಿಸಿ ಆ ಮುಳುಗಡೆ ಆದಂತ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸುಮಾರು 20-25 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆರವು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪನ ಮಾಡಿದ್ರು। ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯಗಳಿದೆ ಆ ಜಲಾಶಯಗಳು ತಂದು ನೀರನ್ನು ತಂದು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ। वेरेवर जहाँ जहाँ डैम्स है, जलाशय है, वहाँ पानी भरने के लिए मैं सोचा था कि 6 नदी को जोड़ना करके उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। लोगों की पानी की समस्या सुनाने के लिए, किसानों को पानी की जरूरतों को पूरी करने के लिए मैंने कोशिश किया। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿದೆ, रेलवे योजना, नेशनल हाईवे, ಏನು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಬೇಕು, जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ पैसे की जरूरत पड़ती है। ಯೋಜನೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಂತು ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ। मैंने कोशिश की
ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, नहीं, एक बात कहना चाहता हूँ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ यहाँ कांग्रेस सरकार होने के बावजूद भी हमारे कर्नाटक की योजनाओं के लिए, हमारी समस्याओं को हल के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री कभी पीछे नहीं हटा, सारी मदद देने के लिए तैयार हो गया था. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, यहाँ हमारे सरकार ನಮ್ಮನ್ನು ತಂದು येडियुरप्पा का सरकार ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. हमारे राज्य को एक ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. मादरी राज्य बनाने का मेरा सपना है. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಭಗವಂತನ ದಯೆಯಿಂದ ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ. भगवान की दया से हमारे कोई संपन्न में कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ नदी है, ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಡನ್ನ लेकिन ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ತಗೊಂಡು ईमानदार ಆಗಲಿಲ್ಲ. नेताओं की जरूरत है. ಈ ನಾಡಿನ ಜನ ಕಿತ್ತು ತಿಂತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ, एक तरफ चुनावना, अब चुनावना का नतीजा आ गया है. ಇವತ್ತು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸ್ಥಾನ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ आज मेरे सामने एक अग्नि परीक्षा खड़ी है. ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ये ಜೀವನ नई नहीं है, ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೇ. मेरे जिंदगी भर ಇಬ್ಬರಿದ್ದ हर वक्त मैं सोचा अग्नि परीक्षा. ನಾಡಿನ ಉಪಯೋಗ ಓಡಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು मेरा अपनी जिंदगी भर मैं अपने जंग लड़ता रहा. येदियुरप्पा कभी नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं, कभी चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने क्या क्या किया इसका जिक्र कर रहे हैं. बता रहे हैं कि मैं लोगों से मिला तो लोगों के सामने क्या मुश्किलें थी, मैंने जिनके घरों में रात गुजारी वो 6-6, 7-7 लोग एक कमरे के मकान में रह रहे हैं. येदियुरप्पा मुश्किलों का जिक्र कर रहे हैं. किसी भी नेता के लिए जो सत्ता की चाह रखता हो और सत्ता पर काबिज बना रहना चाहता हो, सबसे मुश्किल होता है फ्लोर टेस्ट पास करना. पहली बार नहीं है जब येदियुरप्पा फ्लोर टेस्ट के लिए पेश हो रहे हों, 5वीं बार है. और अब मैं आपको बताऊंगा कि इससे पहले 4 बार येदियुरप्पा ने फ्लोर टेस्ट कब कब पास किया, फेल किया, क्या किया. पहली बार येदियुरप्पा फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा में पहुंचते हैं नवंबर 2007 में. उन्होंने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी. कुमारस्वामी, एचडी कुमारस्वामी ने वादे के मुताबिक शुरुआती नानुकुर के बाद उन्हें सत्ता सौंपी थी. सत्ता जिसका फॉर्मूला था 20-20 महीने, जेएनके फॉर्मूला दिया गया था क्योंकि तब 40 महीने के लिए ही सरकार बची थी, बाकी एन धर्म सिंह पूरा कर चुके थे. जब येदियुरप्पा बनते हैं मुख्यमंत्री तो उसके बाद वो मंत्रिमंडल का गठन करते हैं और यहीं पर फिर से उनका जेडीएस के साथ पेच फंस जाता है. ऐसे में नवंबर के दूसरे सप्ताह में सरकार बनती है और तीसरे सप्ताह में सरकार गिर जाती है फ्लोर टेस्ट पे और येदियुरप्पा मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री हो जाते हैं. चुनाव होते हैं 2008 में. भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा 110 सीटें मिलती हैं. उसके बाद ये बहुमत से 3 कम थी तब भी, लेकिन येदियुरप्पा को 6 निर्दलीय विधायक समर्थन देते हैं. और उसके बाद ऑपरेशन लोटस भी चलता है जिसमें 7 विधायक दूसरी पार्टियों के, कांग्रेस और जेडीएस के, इस्तीफा देते हैं, दोबारा चुनाव लड़ते हैं और इस तरीके से बीजेपी को सत्ता मिल जाती है. फ्लोर टेस्ट में वो कामयाब हो जाते हैं. तीसरी बार जरूरत पड़ी थी 11 अक्टूबर 2010 को. तब हंसराज भारद्वाज कांग्रेस के नेता और पूर्व कानून मंत्री राज्यपाल हुआ करते थे. 18 विधायकों ने येदियुरप्पा की सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया था. तब हंसराज भारद्वाज ने कहा कि आप दोबारा बहुमत हासिल करिए. उस दौरान केजी बोपैया जो अभी भी प्रोटेम स्पीकर हैं, वो स्पीकर थे. उन्होंने 18 में से 16 विधायकों को सस्पेंड कर दिया कि दल बदल कानून को लागू करके, और जो उनकी पार्टी के नेता थे उनकी शिकायत के आधार पर. इसमें 11 बीजेपी के विधायक थे, 5 निर्दलीय थे. इससे बहुमत के लिए जो जरूरी संख्या थी वो कम हो गई और येदियुरप्पा ध्वनिमत से विश्वास मत जीत गए. ये भी विवादास्पद था कि जब इतनी क्लोज फाइट है तो ध्वनिमत से फैसला क्यों हो रहा है, प्रॉपरली काउंटिंग क्यों नहीं हो रही है. विपक्ष ने सवाल उठाए. तब राज्यपाल ने फिर से निर्देश दिया और 14 अक्टूबर को फिर से बहुमत साबित करने को कहा गया. चौथा और आखिरी इस फ्लोर टेस्ट से पहले का जो फ्लोर टेस्ट है वो 14 अक्टूबर 2010 को हुआ था और इस बार येदियुरप्पा को किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है. और अब ये 5वां मौका है जब येदियुरप्पा कह रहे हैं कि 113 सीटें होती तो तस्वीर ही कुछ अलग होती. जाहिर सी बात है कि 113 सीटें नहीं जुटा पाए हैं येदियुरप्पा. संकेत साफ समझ में आ रहे हैं. बीजेपी की सरकार महज
2 दिन की सरकार होगी और उसके बाद नंबर गेम के हिसाब से एचडी कुमारस्वामी, एचडी देवेगौड़ा के, वही एचडी देवेगौड़ा जिन्होंने कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स से 23 साल की उम्र में सियासत की शुरुआत की थी, वो अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे यदि सब कुछ कांग्रेस और जेडीएस की योजना के मुताबिक रहा। नंबर गेम उनके पास है। और वजूभाई वाला जो अभी कुछ रोज पहले येदियुरप्पा को शपथ दिलवा रहे थे, अब उन्हें एचडी कुमारस्वामी को शपथ दिलवानी पड़ेगी। ये सब तभी होगा जब येदियुरप्पा विश्वास मत नहीं हासिल कर पाते हैं, जिसकी उनके भाषण से संभावना लग रही है। और इसीलिए वो कह रहे हैं मैं राज्य में फिर जाऊंगा, फिर से जीत के आऊंगा, लोगों का दिल जीत कर आऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि आपने जनादेश तो हमें दिया था, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस ने उस जनादेश का अपमान किया है। येदियुरप्पा ने एक और बड़ा संकेत दिया है अपने भाषण के दौरान। येदियुरप्पा कह रहे हैं ऐसा मत सोचिए कि मुझे लोगों के पास जाने और फिर से जनादेश हासिल करने में 5 साल लगेंगे, 5 साल के पहले ही आ जाऊंगा। संकेत साफ है, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो सहानुभूति जुटाना चाहेगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव हो जाएं। ये तभी मुमकिन होगा जब 2019 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले कर्नाटक में सरकार गिर जाती है। उनको लगेगा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर अगर वोट पड़ता है तो वो भी भाजपा के लिए फायदे का सौदा होगा। ये तो स्पष्ट है कि इस सरकार के स्थायित्व को लेकर रोजाना बातचीत होगी, क्योंकि ये भी बेमेल गठबंधन होगा जो कांग्रेस और जेडीएस के बीच में होगा, क्योंकि दोनों का राजनीतिक आधार एक है, दोनों का सामाजिक अधिकार आधार एक है। और ऐसे में ये सरकार कितने दिन चलेगी, नई सरकार, इसको लेकर अटकलबाजियां चलती रहेंगी। आप देख रहे हैं theLaptop.com। जल्दी फिर लौटेंगे और बताएंगे कि येदियुरप्पा के भाषण के बाद क्या है कर्नाटक का नजारा। और अभी अभी जानकारी ये भी आई है कि येदियुरप्पा ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। जरा आवाज दीजिए, सुने क्या कह रहे हैं येदियुरप्पा। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक लोगों की सेवा करूंगा, किसी को विश्वासघात नहीं करूंगा। मैं इस राज्य को एक मादरी राज्य बनाने का पूरी कोशिश करूंगा। सम्मान्य अध्यक्ष जी, मुझे इस मौका देने के लिए आप आभारी हूँ। मैं अपना ये मोशन मूव नहीं करना, मैं सीधा राज्यपाल के पास जाऊंगा और मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। ठीक 22 बरस पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यही किया था। जब वो मैजिक नंबर 272 का नहीं जुटा पाए थे तो भाषण दिया था, उसके बाद विश्वास मत नहीं पेश किया था। जैसे येदियुरप्पा सदन छोड़कर जा रहे हैं, वैसे ही वाजपेयी भी गए थे और वाजपेयी ने जाके राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा था। येदियुरप्पा अब गवर्नर वजूभाई वाला के पास जा रहे हैं अपना इस्तीफा सौंपने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन पहले बनी सरकार गिर गई है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद वजूभाई वाला ने जो 15 दिन का समय दिया था उसको घटा के 2 दिन कर दिया गया था और उसके बाद ये विश्वास मत की नौबत आई। कांग्रेस के और जेडीएस के नेता एक दूसरे को हाथ मिलाकर, गले लगाकर बधाई दे रहे हैं। वो भी बधाई दे रहे हैं जो 15 मई से पहले एक दूसरे के धुर विरोधी थे, राजनीतिक दुश्मन थे। सिद्धारमैया, जिनको देवेगौड़ा का परिवार कोसता था, वो बधाई दे रहे हैं देवेगौड़ा के परिवार को, एचडी कुमारस्वामी को। सदन में मुस्कुराते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद, जिनके नेतृत्व में ये पूरा पॉलिटिकल ऑपरेशन चला था। गुलाम नबी आजाद जो कभी संजय गांधी की कोठरी का हिस्सा हुआ करते थे, युवा नेता थे, यूथ कांग्रेस की पॉलिटिक्स किया करते थे। गुलाम नबी आजाद जो कभी राजीव गांधी के बहुत खास हुआ करते थे, जिन्होंने नरसिम्हा राव के दौर में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी और उसके बाद जब मैडम का दौर आया, सोनिया गांधी का दौर आया, तब भी ये चलन जारी रहा। जहां पर नेता प्रतिपक्ष बैठते हैं वहां पर सदन की अगर आप मौजूदा स्थिति देखें तो सिद्धारमैया बैठे हुए थे। बीजेपी के ज्यादातर विधायक सदन छोड़कर जा चुके हैं येदियुरप्पा के साथ, लेकिन सदन की कार्रवाई का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत सदन में जनगणमन हो रहा है प्रोटेम स्पीकर की सदारत में। कांग्रेस के, जेडीएस के लगभग सारे विधायक सदन में मौजूद हैं और इसके बाद
जब वो इस्तीफा सौंप देंगे तो उसके बाद एक बार फिर से वही कवायद जो 15 तारीख को हुई थी वो दोहराई जाएगी और एचडी कुमारस्वामी अपना और कांग्रेस का समर्थन पत्र लेके सरकार बनाने का दावा करेंगे। 19 मई की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, अमित शाह के लिए झटका। अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 15 मई की शाम को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में यह कहा था कि कर्नाटक की जनता विकास के लिए आश्वस्त रहे, वो आश्वस्ति क्या अभी भी रहेगी? नरेंद्र मोदी ने संघवाद का जिक्र किया था, कांग्रेस पर इल्जाम लगाया था कि वो फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर कर रही है। अब गेंद नरेंद्र मोदी के पाले में है कि क्या जो नई कर्नाटक की सरकार बनेगी उसको वैसा ही केंद्र का समर्थन हासिल होगा जैसा भारतीय जनता पार्टी में होता। और ये सब थियरी की बातें हैं, असल में सब जानते हैं कि जब विपक्षी पार्टियों की सरकार होती है तो सत्तारूढ़ दल उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। येदियुरप्पा, जिन्होंने इससे पहले भावपूर्ण भाषण दिया और सुरक्षा की यह स्थिति थी, यह अभूतपूर्व है। मार्शल्स कभी भी मुख्यमंत्री के बगल में नहीं बैठते हैं, लेकिन मार्शल्स को मुख्यमंत्री के बगल में बैठना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की निगाह सख्त थी, डीजीपी को साफ निर्देश दिए गए थे कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। साफ कहा गया था कि वैसा नजारा नहीं होना चाहिए जैसा 22 अक्टूबर 1997 को हुआ था। सदन की ताजा तस्वीरें, डीके शिव कुमार, इगल्टन रिजॉर्ट वाले कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ मंत्री रहे पिछली सरकार में, एचडी कुमारस्वामी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। प्रेस दीर्घा की तरफ विक्ट्री का साइन बनाया जा रहा है और अब तैयारी है सरकार बनाने की। इसके फॉर्मूले पर पहले भी कई बार बातचीत हो चुकी है कि मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी होंगे, उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के कोटे का होगा और जाहिर सी बात है कि वो सिद्धारमैया नहीं होंगे। जी, सिद्धारमैया नहीं होंगे, किसी नए नेता को लाया जाएगा। हो सकता है कि राज्य का बैलेंस बनाए रखने के लिए राज्य की जो डोमिनेंट कास्ट है, लिंगायत और वोकलिग्गा, चूंकि एचडी कुमारस्वामी वोकलिग्गा संप्रदाय से आते हैं, समुदाय से आते हैं, इसलिए एक संभावना यह भी है कि उप मुख्यमंत्री के पद पर किसी लिंगायत को बिठाया जाए, क्योंकि इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि येदियुरप्पा को समर्थन देने के लिए कांग्रेस और जेडीएस के भी लिंगायत विधायक मचल रहे हैं। तो उस समुदाय को सही राजनीतिक संदेश देने के लिए कांग्रेस ये दांव चल सकती है। एक संभावना यह भी है कि चूंकि दलित वोट बैंक को अपने पास खींच कर रखना है, 2019 के लोकसभा चुनाव महज 1 साल बाद होने, 11 महीने बाद होने हैं कर्नाटक में, ऐसे में उप मुख्यमंत्री के पद पर किसी दलित चेहरे को भी बिठाया जा सकता है। यह भी देखना होगा कि मंत्री पद का बंटवारा किस तरीके से होता है, क्योंकि जब धर्म सिंह ने सरकार बनाई थी तब मुख्यमंत्री का पद तो गया था कांग्रेस के पास, लेकिन सारे जो तगड़े मंत्रालय थे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री हो, चाहे ऊर्जा मंत्रालय हो और उप मुख्यमंत्री का पद, वो सब जेडीएस के खाते में गए थे। और ये सिद्धारमैया जो अब कांग्रेस के नेता हैं, तब जेडीएस के नेता हुआ करते थे और तब यही उप मुख्यमंत्री बने थे। एक बार फिर से नए तर्कों के साथ अलग अलग पार्टी के नेता सामने आएंगे, लोकतंत्र की दुहाई देंगे, लेकिन असल में क्या है आप सब जानते हैं। DLalantop.com इस पूरा जो ये सियासी सर्कस था, इसमें कौन क्या रोल अदा कर रहा था आपको लगातार बता रहा है, आगे भी बताता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।